तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बड़ी कमाल ड्रामा को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। कुछ सालों पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में मैं इस ड्रामा को ढंग से डिस्कस करूंगा। 2 एक्ट का ये ड्रामा है जिसके लिए आर्थर मिलर को पुलिट्जर प्राइज मिला था। दोस्तों, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ड्रामा रहा था। ये कह सकते हैं कि आर्थर मिलर की लाइफ का सबसे सक्सेसफुल ड्रामा था। इसमें विली नाम का एक सेल्समैन होता है जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागता रहता है। दोस्तों, बड़ी कमाल की स्टोरी है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है विली लोमन नाम के एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की, जो जगह जगह जाकर सेल्समैनशिप का काम करता है अपने घर से दूर। इसका घर है ब्रुकलिन में और इसकी उम्र लगभग अभी 63 साल है, 63। ये कमाता वमाता तो कुछ नहीं है, कमीशन पर जी रहा है, और कमीशन में भी क्या मिलता है कुछ बेच तो पाता नहीं है। तो एक दिन ये जल्दी अपने घर पर आ गया। ये मंडे की शाम की बात है। इसका घर जो है ना दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में बड़ा छोटा सा लगता है। वो इसकी असफलता को दिखाता है कि ज़िंदगी में ये कुछ कर नहीं पाया। इसकी वाइफ का नाम है लिंडा। 2 सूटकेस लेकर जब ये घर में घुसा तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उठकर आई और बोली, आज जल्दी आ गए। पहले पहले तो इसने बताया नहीं, लेकिन जब इसकी वाइफ ने इस पर जोर डाला तब जाकर इसने बोला कि हाँ, गाड़ी चलाते वक्त मेरा कंसंट्रेशन खो गया था। गाड़ी चलाते चलाते मैं सपनों में खो गया था और अचानक से गाड़ी सड़क से उतर गई। लीना ने अपने हस्बैंड से वही बहस करना शुरू कर दिया जो वो सालों से उससे करती आई है कि तुमको कितनी बार समझाया कि घर के आसपास कोई जॉब ले लो। और विली हर बार की तरह उसे समझाता है कि न्यू इंग्लैंड में मेरा काम चलता है, वहाँ पर ही मेरा काम चलता है, वहाँ का मैं सेल्समैन हूँ, मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं। और मेरे कंपनी के बॉस की तो डेथ हो गई। उसका बेटा आकर के बैठा है, हावर्ड वैगनर, जो बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मैं उस कंपनी में काम करूं या नहीं करूं। मैंने कितनी सेवा की है, कितना घिसा है इस कंपनी के लिए, उसको कोई परवाह नहीं है। अब दोस्तों, इस विली के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम है बिफ और छोटे वाले का नाम है हैप्पी। इसमें से बिफ तो खेतों में काम करता है, खेतों में मजदूर का काम करता है। क्या मिलता होगा उसके अंदर भी, कुछ नहीं मिलता होगा। दोनों ऊपर सो रहे हैं फिलहाल के लिए। हमेशा इस विली की अपने बड़े बेटे बिफ से बहस हो जाती है एक ही बात को लेकर कि 10 साल से तुम ये काम कर रहे हो, कोई ढंग का काम कर लो जिसमें तुम्हें पैसा तो ज़्यादा मिले। इतनी मेहनत होती है, क्या मिलता है इसमें। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं तब लीना खुद बोलती है अपने बेटे के लिए, हाँ अपने बेटे के लिए, कि 1 नंबर का आलसी है, कोई काम नहीं होता इससे। लेकिन विली बोलता है कि नहीं, मेहनत तो खूब करता है, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। अब छोटे वाले की बात करें, हैप्पी, वो भी कोई खास सक्सेसफुल आदमी नहीं है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करता है। दोनों भाई आपस में बात करते हैं इस प्ले की शुरुआत में। बिफ और हैप्पी आपस में बात करते हैं। बिफ बोलता है कि मैं नहीं जानता ज़िंदगी क्या चाहती है। मैंने अपने फादर की तरह सेल्समैन का काम भी करके देख लिया, कुछ टाइम के लिए शिपिंग क्लर्क भी बन गया, लेकिन फिर भी उस काम में मुझे मज़ा नहीं आता था। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, भले उसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन मुझे सुकून देता है वो काम। दोनों जने घर से दूर रहते हैं। हैप्पी का भी कुछ ऐसा ही है। वो भी यहाँ पर घर पर आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रहा है, उसे भी एक ज़िंदगी में नई डायरेक्शन की ज़रूरत है। हैप्पी जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है, वहाँ पर जो इसके साथ में कोलीग्स हैं ना, इसके साथ में काम करने वाले, उनकी वाइफ्स के साथ में, गर्लफ्रेंड्स के साथ में सोता है। करप्ट भी है, ठीक ठाक काम चलाओ, पैसा भी कमा लेता है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि नहीं है अंदर से। बिफ यहाँ पर फैसला करता है कि मेरा जो फार्मर एम्प्लॉयर था ना, ऑलिवर, बिल ऑलिवर नाम का एक एम्प्लॉयर था, उससे मैं पैसे मांगूंगा उधार, ताकि मैं अपना खुद का खेत शुरू कर सकूं। उस पर काम करूंगा, खुद का कमाऊंगा, खुद का खाऊंगा। हालांकि ऑलिवर मुझे पैसे देगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों में इतनी बातें हुई और दोनों सो गए। किचन में विली, जो इनका बाप है, वो किसी ख्याल में खोया हुआ है। वो उस टाइम को याद करता है जब वो जवान था और उसके दोनों बेटे उसे अपना हीरो मानते थे। जब वो अपनी कार धोता था तो दोनों बच्चे उसकी कार धोने में मदद करते थे। इस विली का शुरू से अपने बड़े बेटे बिफ की तरफ ज़्यादा अटेंशन था। ये ज़्यादा अटेंशन देता था अपने बड़े बेटे को। वो चोरियां भी करता था, बचपन में फुटबॉल चोरी करके ले आया, ऐसी ऐसी हरकतें करता था, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों को बताता है कि मैं जो सेल्समैनशिप करता हूँ ना, उसमें बहुत इज्जत है। अपनी लंबी लंबी ट्रैवलिंग्स के बारे में बताता है कि मैं मेयर के साथ बैठकर कॉफ़ी पीता हूँ, न्यू इंग्लैंड की पुलिस मेरी कार की सिक्योरिटी करती है। देखना एक दिन वो जो अपना पड़ोसी है ना, चार्ली, देखना उससे भी बड़ा बिजनेस खुलेगा तुम्हारा बाप एक दिन, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। अब दोस्तों, चार्ली इनका पड़ोसी है जो एक स्टेबल बिजनेसमैन है और बहुत सालों से ये विली का दोस्त भी है। जब कभी भी चार्ली इस विली को इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपनों से धरती पर लाने की कोशिश करता है,
विली नाराज हो जाता है कि तुम चाहते ही नहीं हो मैं बड़ा आदमी बनूं। चार्ली एक स्टेबल अच्छा खासा बिजनेसमैन है, तो उसे पता है कि इस आदमी के हाव भाव क्या है और इसका भविष्य में क्या होने वाला है। चार्ली का एक बेटा है बर्नार्ड, जो उस वक्त एंटर करता है जब ये बाप बेटे कार धो रहे होते हैं। वो इस विली से पूछता है कि अंकल आज बिफ मैथमेटिक्स की क्लास के लिए क्यों नहीं आया। अब दोस्तों इस विली को खुद पर तो भरोसा है ही, लेकिन अपने बच्चों पर भी भरोसा है। ये कहता है कि बिफ के पास में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप है और इन स्कॉलरशिप्स के साथ में वो कभी फेल नहीं हो सकता। फिर बर्नार्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद में विली उससे पूछता है अपने बेटे से कि बिफ ये बर्नार्ड कैसे परफॉर्म करता है क्लास में। बिफ बोलता है कि अच्छा करता है। फिर ये कहता है कि बेटा ये बर्नार्ड स्कूल में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन व्यापार की दुनिया में तुम्हारे बाप जैसा कोई नहीं है। लोमन्स के अंदर वो खूबी है जो किसी में नहीं है, ना इसके बाप में ना इसमें। तभी यहाँ पर लींडा आ जाती है। वो विली से पूछती है कि इस ट्रैवलिंग के दौरान तुमने कितना बेचा। वो बोलता है कि इस बार मैंने $1200 कमाया। ये क्या है, बढ़ता जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है खुश हैं ये फैमिली वाले। और दोस्तों इसकी बीवी भी इससे बहुत प्यार करती है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एडिशनल, जो कि इस प्ले के दौरान चलती है। पास्ट में भी इस विली को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक चीज़ खाई जाती है कि कहीं ना कहीं इसका एक वुमन के साथ में रिलेशन है और ये अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इसको बुढ़ापे में जाके गिल्ट इसलिए हो रहा है, शायद उस वुमन के साथ में इसका सेक्स का रिश्ता था, और दूसरी चीज़ पैसे वैसे का, गिफ्ट्स वगैरह का लेन देन भी होता रहता था। तो ये सब चीज़ें उसे तब याद आ रही है जब वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं भी ट्रैवलिंग के दौरान तुम्हें बहुत याद करता रहता हूँ। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। बर्नार्ड इस विली से रिक्वेस्ट करता है कि बिफ को पढ़ने दो, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया ये आदमी कैसा है। इसने जिस तरीके से अपने बेटे बिफ को पाला है, वो अपने आप को बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने लगा है। इवन इस लाड प्यार में वो अपने बेटे की कमियां भी भूल गया है कि कुछ गलतियां वो करता है तो उसमें उसको डांटना चाहिए। अब दोस्तों ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हैप्पी नीचे आता है, कहता है कि पापा आप थक गए हो, ऊपर जाकर सो जाओ। विली अभी भी एक गिल्ट में है। इसका एक भाई था बेन। ये सोचता है कि उसके साथ में मैं अलास्का क्यों नहीं चला गया, वहाँ पर जाकर हीरे का काम करता अपने भाई की तरह और सक्सेसफुल आदमी बन जाता। दोस्तों बेन इसके लिए अमेरिकन ड्रीम का एक आइडियल है। इस चीज़ का काफ़ी लंबे टाइम से विली को पछतावा है और शायद ज़िंदगी भर रहेगा। इसका जो पड़ोसी है चार्ली, वो इसके घर से कुछ आवाज़ें सुनता है। ये उससे मिलने जाता है उसके घर में, आज तुम जल्दी आ गए, और दोनों जने बैठकर ताश खेलने लगते हैं, कार्ड्स खेलने लगते हैं। इस चार्ली को अंदाज़ा है कि इस विली का काम अच्छा नहीं चल रहा है। इसने काफ़ी बार इसको नौकरी के लिए ऑफर दिया है, लेकिन एक बार फिर से देकर देखता है, ये साफ मना कर देता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये मेरी सेल्समैनशिप का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों ये इससे नौकरी नहीं लेना चाहता, लेकिन पैसा उधार मांगने में इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। ये फिर से सपनों में खो जाता है। इसका जो बड़ा भाई था बेन, अफ्रीका चला गया था, उसकी याद आती है इसको। उसकी अभी अभी अफ्रीका में मौत हुई है। इसका भाई बेन बहुत ही जिंदा दिल आदमी था, जो अपने बाप की तलाश में अफ्रीका चला गया था और वहाँ पर जाकर बहुत पैसा कमाया उसने अलास्का में हीरे की खानों में काम करके। और उसको याद आता है कि उसके फादर भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे कि वो एक हफ्ते में इतना पैसा कमाते थे जितना विली अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाया। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे ना, बिफ और हैप्पी, इन दोनों को भी इनके दादाजी की स्टोरी सुनाता था ये। दोस्तों उस जमाने में भी ये चार्ली इसको वार्न करता रहता था कि तुम्हारे बेटों को चोरी करने की गंदी आदत है, ठीक है ना। वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट से पता नहीं क्या क्या उठा लाते हैं, इनको समझाओ। लेकिन ये बोलता है कि मेरे बेटे अगर ऐसा करते हैं ना, तो उनके अंदर एक जज्बा है ये सब करने का, उनके अंदर एक करेज है जो हर किसी में नहीं होता। देखो दोस्तों यहाँ पर ये कौन से करेज की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। सक्सेस के लिए विली के हिसाब से करेज की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये गलत करेज में जा रहा है। इसको ऐसा लगता है कि इसके बेटे अगर चोरियां करते हैं तो उनके अंदर डर कम है। जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी होने के लिए ये डर को साइड में रखकर चलना पड़ता है। वो मानता है कि मेरे भाई बेन ने भी ऐसा ही किया था, कम उम्र में वो अलास्का चला गया था घर छोड़कर। वो अपने बेटों की चोरी को, इमोरल हरकतों को सुधारने की बजाय उन्हें इनकरेज करता है कि तुम जो कर रहे हो सही है। हालांकि डांटता है, लेकिन वैसे नहीं डांटता जैसे डांटना चाहिए। और आज भी जब ये अपने घर के बैकयार्ड में घूमता रहता है तो अपने घर को देखकर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास में अपने छोटे से गरीब आशियाने को देखकर ये ऊपर देखता है आसमान में, तो सोचता है कि एक तारा देखने के लिए भी मुझे अपनी गर्दन तोड़नी पड़ेगी। आज इसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है।
ये खुद से ही बातें करता रहता है और तीनों माँ बेटों को चिंता है कि ये कुछ कर ना ले। सुसाइड करने की कोशिश भी की एक आध बार। ये लिंडा अपने बच्चों को कहती है कि तुम्हें अपने बाप की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब देखो तभी लड़ते रहते उनसे। बिफ गुस्से में जवाब देता है कि पापा ने कभी रिस्पेक्ट की है मेरी। लेकिन यहाँ पर लिंडा बोलती है कि भले ही तुम्हारे फादर एक बहुत सक्सेसफुल आदमी नहीं है, लेकिन एक ऐसे इंसान है जिन पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल सैलरी उनको मिलती नहीं है, कमीशन पर काम कर रहे हैं, कोई भी उनसे खरीदारी करता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हर हफ्ते अपने पड़ोसी बिजनेसमैन चार्ली से $50 उधार लेता है और घर आकर अपने बीवी बच्चों को बोलता है कि मेरी सैलरी है। तो लिंडा बोलती है कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए काम किया है, थोड़ी रेस्पेक्ट करना बनता है, और अगर रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम लड़ना बंद कर दो। तुम्हारे फादर ने खुद को मारने की कोशिश की है। मुझे फ्यूज़ बॉक्स में रबड़ की नली मिली है और वाटर हीटर की गैस पाइप में एक नया निपल मिला है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि तुम्हारे फादर ने खुद का दम घोट के खुद को मारने की कोशिश की है। ये सुनकर दोस्तों बिफ उसे इस बिजनेस वगैरह से नफरत सी हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के लिए वो फैसला करता है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, कोशिश करूंगा। का घर पर रहना ज़रूरी है अपने पेरेंट्स के साथ में, और यहीं पर कुछ करना ज़रूरी है। और ये अपने घर पर कहकर निकलता है कि मैं जा रहा हूँ ऑलिवर से पैसे मांगने के लिए। अब ये सब चीज़ें देखकर हमें लगता है कि हालांकि बाप बेटों में इतनी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हैं, जैसे तैसे करके बस उसे पहले की तरह एनर्जेटिक देखना चाहते हैं। तो ये जाता है अपने बॉस से पैसे मांगने के लिए। तो दोस्तों ये विली जो है ना, इसको मालूम है कि ये अनसक्सेसफुल है, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसने धोखा किया है, अपने बच्चों के साथ में धोखा किया है, अपनी बीवी के साथ में धोखा किया है, खुद के साथ में भी, लेकिन ये इस बात को मानने से इनकार करता। बूढ़ा हो गया है लेकिन सपने देखना अभी तक नहीं छोड़ा। चार्ली से पैसे मांग लेगा उधार, लेकिन उसकी नौकरी नहीं करेगा। यहीं पर ये पहला एक्ट खत्म होता है, दूसरे एक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा एक्ट शुरू होता है दोस्तों। बिफ और हैप्पी विली के उठने से पहले ही घर से जा चुके होते हैं। लिंडा बोलती है कि बिफ गया है अपने बॉस ऑलिवर से पैसे मांगने के लिए। तो ये विली भी अपनी वाइफ से बोला लिंडा से कि मुझे भी कुछ बीज खरीदना है, घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड में एक बगीचा लगाना चाहता हूँ। तो अब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर भी एक नई एनर्जी आ गई। लिंडा बहुत खुश होती है, वो उसको याद दिलाती है कि तुम बगीचा तो लगा लोगे, लेकिन सूरज की रोशनी कहाँ है वहाँ पर। ये बीज बोने की इच्छा दिखाती है कि विली फिर से नेचर से जुड़ना चाहता है। उसे फिर से कुछ बड़ा करने की इच्छा है, उसे फिर से बीज बोने की इच्छा है। लेकिन लिंडा उसके इस सपने को तोड़ देती है, कहती है कि धूप की रोशनी नहीं आती उस तरफ। लेकिन इसके सपने जो है ना दोस्तों, वो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन से बड़ा डरते हैं। इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस उन सपनों के सामने आती है तो वो सपने पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं। अब ये विली भी अपने बॉस के बेटे हॉवर्ड वैगनर के पास में जाता है, उसके ऑफिस में, उससे कुछ पैसे मांगने के लिए। शायद डरते डरते ही अंदर पहुंचता है। हॉवर्ड वैगनर बिजी था। वो विली को देखकर पूछता है कि आज आप बॉस्टन नहीं गए? तो वो बोलता है कि नहीं, अब मैं ये ट्रैवलिंग का काम नहीं करना चाहता, मुझे यहीं पर न्यूयॉर्क में काम दे दो $65 पर वीक के हिसाब से। तो वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर काम तो है नहीं, मेरा लाइटर कहाँ गया? विली लाइटर ढूंढता है और अपने बॉस को देता है। दोस्तों हॉवर्ड को ये जो सीट मिली है ना, ये इसके फादर से मिली है, इसने कमाई नहीं है। और इसके फादर ने भी विली जैसे इंपॉर्टेंट मजदूरों की ट्रैवलिंग की वजह से, ये सेल्समैनशिप की वजह से ये कंपनी बनाई थी। लेकिन हॉवर्ड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है किया होगा, सब करते हैं, पैसा मिला है ना उसके बदले में। विली फिर भी बोलता है, उसे पुराने टाइम का वास्ता देता हुआ, कि सर कुछ भी हो, लेकिन मैं अब गाड़ी नहीं चला सकता, 65 नहीं तो $50 पर हफ्ते के हिसाब से मुझे दे देना। लेकिन हॉवर्ड बोलता है कि भाई काम ही नहीं है तो कैसे दे देंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन आती है, गौर से सुनना। विली ने अपनी ज़िंदगी इस सेल्समैनशिप में बर्बाद कर दी, ठीक है। वो सालों पहले अपने भाई और बाप की तरह अलास्का जाकर हीरे का काम करना चाहता था, वहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने वो काम छोड़ दिया और ये काम करने लगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस सेल्समैन से प्रभावित होकर सालों पहले इसने ये काम शुरू किया। उसे लगा कि ये सेल्समैनशिप में अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बहुत रिस्पेक्ट वाली जॉब है। लेकिन आज जब वो अपने बॉस के बेटे को इस तरह से बात करते हुए सुन रहा है, तो उसके सारे इल्यूजन्स टूट गए कि सच्चाई ये है कि इस काम में कुछ भी नहीं मिला है उसे ज़िंदगी में। आज उसे ये फील हो रहा है कि दुनिया उससे कितना आगे निकल गई और वो कितना पीछे रह गया। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में वो गलती से कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से हॉवर्ड उसे उसकी नौकरी से निकाल देता है कि आप अपने बच्चों के साथ में रहो और उनके साथ में काम करो, एक लंबा आराम करो। वो समझ गया था
कि उसे काम से निकाला जाए। दोस्तों बार बार इस कहानी में ये फ्लैशबैक में चला जाता है, अपने पुराने दिनों को याद करता है। आपको याद होगा चार्ली का बेटा बर्नार्ड इसके पास में आया था, बोला था कि अंकल इसको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने दो, लेकिन उस वक्त उस बच्चे का भी इसने मजाक बना दिया था एक तरीके से। उस टाइम पर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में बिफ की ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई। उसका बेटा भी जो आज अनसक्सेसफुल है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है, लेकिन ये मानता नहीं है अपने आप को कि बेटे के साथ में पढ़ने वाला लड़का बर्नार्ड आज लॉयर बन गया है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि इसका पड़ोसी चार्ली ज़िंदगी को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल है। वो हमेशा प्रॉफिट देखकर काम करता है। वो चाहता तो अपने बेटे को भी एनकरेज कर सकता था कि आ व्यापार में आ जा, क्यों लॉ कर रहा है। आज जब विली चार्ली के पास में आया उसके कैबिन में उससे पैसे मांगने के लिए, $50 मांगता है, मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों उसका दिल बैठा हुआ था क्योंकि उसके बॉस ने उसे काम से निकाल दिया था। तब चार्ली ने बोला, तू मेरा एक अकेला लौता दोस्त है, तू मेरे पास काम क्यों नहीं कर लेता। लेकिन दोस्तों काम थोड़ी करेगा, वो पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों इसका बेटा बिफ, वो अपने बॉस ऑलिवर से पैसे मांगने गया था, लेकिन 6 घंटे अपने ऑफिस में इंतज़ार करवाने के बावजूद भी ऑलिवर ने उसको पैसे नहीं दिए। कभी ये बिफ ऑलिवर के लिए सेल्समैन का काम करता था, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी इज्जत भी नहीं होती। आज ऑलिवर ने इसे देखते ही अनदेखा कर दिया कि कौन है तू। ये वहाँ से आ गया अपने बॉस के ऑफिस से, लेकिन आता आता वहाँ से एक पेन चुरा लाया। चोरी की आदत गई थोड़ी थी अभी तक। बिफ भी अब बहुत परेशान हो गया। उसने अपने भाई हैप्पी को बोला कि मुझे सच्चाई दिखानी है पापा को कि हम लोग क्या हैं। बात वो अपने फादर से भी कहता है, बिली से, कि हम लोग सारी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियों से भागते आए हैं। जिस वक्त मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये फेल हुआ था ना बिफ, तो ये फेल थोड़ी हुआ था, उस वक्त इसका बाप फेल हुआ था। और दोस्तों बचपन में बॉस्टन में एक ऐसा हादसा भी हुआ था जिससे इन दोनों बाप बेटों के रिश्ते खराब हो गए थे, बिफ और विली के। दरअसल क्या हुआ था, इस बिफ ने अपने बाप को एक औरत के साथ में देख लिया था। मैंने आपको बताया था कहानी की शुरुआत में एक औरत के साथ में इसके रिलेशंस थे, और तब से लेकर वो दिन था और आज का दिन है, इसके फादर ने जो एक नकली इमेज बनाई थी अपने बच्चों की नज़र में, वो टूट गई, अचानक से टूट गई। उस दिन के बाद से इसने पढ़ाई छोड़ दी। इसने कभी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दिया और कभी कॉलेज भी नहीं गया। और आज की डेट में इसके दोनों बेटे भी वैसे ही हैं। क्या करते हैं, कॉल गर्ल्स के साथ में जाते हैं। जब इसका बुढ़ापा आ गया तो ये भी अपने बेटों को उन कॉल गर्ल्स के साथ में जाता हुआ देखता है। इससे अपने पास्ट में की हुई सारी मिस्टेक्स याद आ जाती है। एक रेस्टोरेंट में ये बैठा हुआ था, उस रेस्टोरेंट के वेटर से पूछता है कि मुझे ये बीज कहाँ मिलेंगे, गाजर और मटर उगाने के लिए मुझे बीज चाहिए, कहाँ मिलेंगे। फिर ये बीज लेकर घर पर आ जाता है। शाम को इसके दोनों बेटे घर पर आते हैं, अपनी माँ के लिए गुलदस्ता लेकर आते हैं। इनकी माँ लिंडा गुस्से में वो गुलदस्ता फेंक देती है, कहती है कि तुम्हें परवाह है तुम्हारा बाप मरे या जिए, दोनों के दोनों घटिया औरतों के साथ में लगे रहते हो। अपने बाप को रेस्टोरेंट में छोड़कर चले गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विली कहाँ गया, सवाल ये है। विली बीज लेकर आया और रात के वक्त अपने घर के बैकयार्ड में वो बीज बोने लगा। दोस्तों आपसे मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, इस औरत को अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता होगा? पता भी होगा तो ये उन बातों को लाना नहीं चाहती सामने। इसके लिए इसका हस्बैंड ज़रूरी है। हेलुसिनेशन होते हैं उसको। जब वो बैकयार्ड में बीज बो रहा था तब भी अपने भाई के साथ में बात कर रहा था, अलास्का वाले भाई बैन के साथ में, उसकी स्पिरिट के साथ में, कि मेरी $20,000 की पॉलिसी है और वो मेरी फैमिली को तभी मिलेंगे पैसे जब मेरी मौत होगी। इतने में इसका बेटा बिफ आता है और इसके हाथ से वो कुदाल ले लेता है जिससे ये खुदरा होता है। तो ये अपने बाप विली से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ कर जा रहा हूँ। वो एक और सच्चाई अपने फादर को दिखाता है, वो रबड़ की नली सामने रखकर, कि आपने खुद को मारने की कोशिश की है ना, इससे आप हीरो नहीं बन जाओगे हमारी नज़र में। आप जिंदगी भर खुद को एक झूठा दिलासा देते आए हो, और हमें भी। आपने कभी हमें हमारी चोरियों पर डांटा नहीं। आज अगर मर के आप खुद को हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये हीरो वाला काम नहीं है। सच ये है पापा कि ना तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ना ही हम।
ये झूठे सपने देखना बंद करो। और दोस्तों, इसके बाद में एकदम शांति छा जाती है। घर के कर्जे कैसे चुकते होंगे, लोन कैसे पूरा होगा, अमेरिकन ड्रीम कैसे पूरा होगा और पैसे की तलाश कैसे पूरी होगी, ये सब सोचते सोचते विली अपनी आखिरी ट्रैवलिंग पर चला जाता है, अपने घर को छोड़ देता है। और इस ड्रामा में आखिरी बार वो अपने भाई बहन की स्पिरिट से बात करता है। इसका भाई बहन इसको बोलता है कि एक दिन तेरा बेटा तुझ पर प्राउड फील करेगा जब तेरी मौत में बहुत सारे लोग जमा होंगे कि तूने ज़िंदगी में कितनों के लिए क्या क्या किया। और दोस्तों, इसके साथ ही इस कहानी की एंड में वो खुद का एक्सीडेंट करवा लेता है और मर जाता है, जिससे पॉलिसी के $20,000 इसकी फैमिली को मिल जाए। एंड में जब इसका फ्यूनरल अंतिम संस्कार होता है तो उस वक्त आप विश्वास मानोगे कि इसके फ्यूनरल में कितने लोग जमा हुए थे? इसकी खुद की फैमिली और पड़ोसी चार्ली और बर्नार्ड। और इन सब के मन में एक सवाल था कि इस आदमी ने खुद को क्यों मार लिया, और इस सवाल का जवाब हर कोई अपने हिसाब से बनाकर बैठा था। बिफ ऐसा मानता था कि उसके फादर एक अनसक्सेसफुल आदमी थे, उन्होंने खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं और हमें भी कुछ नहीं करने दिया, और उनकी डेथ भी बिना किसी वजह के थी। जबकि उसका पड़ोसी चार्ली आज भी उसको एक सेल्समैन मान रहा था, एक ऐसा सेल्समैन जिसने अपने सपनों के लिए अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया। और उसकी वाइफ लिंडा समझ रही थी कि पॉलिसी के पैसों के लिए उसने खुद को मार लिया। इसी के पैसों से कर्जे जरूर चुकते हो गए, ये घर बच गया, लेकिन अब इस घर में रहने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रियलिटी को नेग्लेक्ट करने लगे। अमेरिकन ड्रीम में जीना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मल एजुकेशन छोड़कर इन सब चीज़ों के पीछे भागें। ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेना कहीं की समझदारी नहीं। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। दोस्तों, बड़ा पेशेंस है आप में जो आप यहां तक आ गए। चलिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात आपको बता देता हूं। दोस्तों, एक सेल्समैन था डेव सिंगलमैन नाम का, जिसको आइडियल मानकर इस कहानी के सेल्समैन यानी कि विली ने ये काम शुरू किया था। डेव सिंगलमैन एक ऐसा आदमी था जिसने अपने घर में रहकर, मतलब एक रूम टाइप के अपार्टमेंट में रहकर, अपने हजारों कस्टमर्स बना लिए थे सेल्समैन बनकर, और इसी प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल हो गया था। इसी को अपना आइडल मानकर, अपना आदर्श मानकर विली ने ये काम शुरू किया था। लेकिन इसकी कहानी की एंडिंग बड़ी ट्रेजिक हुई। ये इस काम में घुस तो गया था, लेकिन ये समझ नहीं सका कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, या फिर कह सकते हैं कि ये इस काम के लिए बना ही नहीं था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आप में से काफी सारे व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप की बोरिंग स्टोरी लिखी है, अगर छोटा सा मैसेज देना था तो इसको इतना लंबा क्यों खींचा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्ले आपसे कुछ कहना चाहता है।